नमस्कार। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब सुजाउद्दौला को पराजित किया और सुजाउद्दौला के साथ साथ उन्हें शाह आलम भी हाथ लगा। कुछ समय के पश्चात मीर जाफर, जो कि बंगाल का कठपुतली नवाब था, जनवरी 1765 में उसकी डेथ हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका सबसे छोटा पुत्र नजमुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा नया नवाब घोषित किया जाता है। फरवरी 1765 में, देखिए, अगर तिथि बिल्कुल ठीक ठीक नहीं याद रहती है तो कोई घबराने की बात नहीं है। एक सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। आपको पता होना चाहिए पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर एक समय आता है कि तिथियां भी याद हो जाती है। तो फरवरी 1765 में नजमुद्दौला के साथ कलकत्ता काउंसिल ने एक संधि करी और उस संधि के द्वारा उन्होंने निजामत, बंगाल की निजामत के अधिकार अपने हाथों में ले लिए। निजामत का अर्थ है सुरक्षा व्यवस्था से। तो बंगाल प्रांत की सुरक्षा कलकत्ता काउंसिल के हाथ में आ गई। अर्थात बंगाल के नवाब को सेना रखने का अधिकार नहीं रहा, रक्षा का कोई अधिकार नहीं रहा, विदेश संबंध उसके हाथ में नहीं रहे। जो बातें उसके अधिकार क्षेत्र में रह गई वो था इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करना, आंतरिक सुरक्षा और शांति की स्थापना करना, फौजदारी कानून के अनुसार न्याय देना और सामान्य प्रशासन जैसे कि बंदी गृहों की देखभाल आदि। और इसके लिए उसको कंपनी ने 53 लाख रुपए देना तय किया। 53 लाख रुपए वार्षिक। इसके बाद 1765 में ही क्लाइव को वापस लिया जाता है। ब्रिटेन में जो डायरेक्टर्स हैं उनको सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं और वो देख रहे हैं कि बंगाल का जो प्रशासन है वो अव्यवस्थित हो गया है, उसमें अराजकता आ गई है, उसमें भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। लगभग इन्हीं शब्दों का प्रयोग जब क्लाइव आता है हिंदुस्तान तो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था के लिए वो करता है कि बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत अराजकता है, बहुत ही बुरी सरकार है। क्लाइव का पहला काम होता है मुगल सम्राट शाह आलम के साथ संधि करना और 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद में, इसीलिए इसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, एक साधारण से ब्रिटिश टेंट में मुगल सम्राट को बैठाया जाता है और जैसा ही कहा जाता है कि हर संधि में एक सवार होता है और एक घोड़ा होता है। तो आप समझ सकते हैं इस मामले में कौन सवार और कौन घोड़ा। शाह आलम के सामने संधि के प्रावधान रखे जाते हैं और शाह आलम को सिर्फ हस्ताक्षर करने हैं। शाह आलम इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार दे देता है। दीवानी अधिकार देने का मतलब है पूरे बंगाल प्रांत से भू राजस्व की वसूली, मालगुजारी की वसूली, अंग्रेजों को कर एकत्रित करने का अधिकार मिल जाता है। बदले में वो शाह आलम को अवध के नवाब से, क्योंकि अभी संधि सुजाउद्दौला से होगी, तो अवध के नवाब से वो कड़ा और इलाहाबाद के जो जिले हैं, क्षेत्र हैं, वो शाह आलम को दिलवा देते हैं। इसके अलावा शाह आलम को, चूंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा का समस्त राजस्व अब अंग्रेज वसूलेंगे, तो उसकी एवज में 26 लाख रुपए शाह आलम को वार्षिक दिए जाने तय होते हैं। ये कैलकुलेशन याद रखिएगा, 53 लाख अंग्रेजों ने नवाब को दिए बंगाल के और 26 लाख का वादा उन्होंने सुजाउद्दौला से किया। इसके बाद 16 अगस्त को एक और संधि होती है सुजाउद्दौला से। सुजाउद्दौला से 50 लाख रुपए खर्चाने के तौर पर प्राप्त किए जाते हैं कि उसने अंग्रेजों के ऊपर लुत्फ थोपा तो उसका हर्जाना दे। साथ ही साथ सुजा से कहा जाता है कि वो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम को दे दे। इसके अलावा
एक मैत्री संधि भी है ये, क्योंकि सुजा एक आश्वासन देता है कि अंग्रेजों के युद्ध अभियानों के लिए, उनके सैन्य खर्चों के लिए भी वो मदद करेगा। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से अवध ये मित्रता निभाएगा और जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ेगी तो किसी न किसी प्रकार से उसकी मदद करेगा। इतनी ज्यादा कि इतिहासकार अवध को अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय की संज्ञा दे देंगे। इसके पश्चात क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत करेगा। द्वैत शासन का अर्थ है कि निजामत अर्थात प्रांत की सुरक्षा और दीवानी अर्थात प्रांत से भू राजस्व वसूलने का अधिकार, इनको दो भागों में बांट देना। निजामत प्रशासन है, सुरक्षा है, बंगाल के नवाब को करना चाहिए। दीवानी अधिकार, जो राजस्व अधिकारी हैं वो राजस्व वसूलेंगे। अगर ये पुराना मुगल प्रशासन होता तो शाह आलम, जो कि मुगल सम्राट है, वो अपने प्रांत बंगाल के लिए दो अधिकारियों की नियुक्ति करता। एक जिसको सूबेदार कहा जाता था, जिसके जिम्मे निजामत होती, और दूसरा जिसको दीवान कहा जाता था, जिसकी जिम्मेदारी थी राजस्व की वसूली करना। लेकिन यहां पर अंग्रेजों ने क्या किया है, शाह आलम से एक संधि करी है और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी उन्होंने प्राप्त कर ली है। दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ संधि करी है और प्रशासनिक अधिकार या निजामत के अधिकार भी अपने हाथों में रख लिए हैं। तो ऊपरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि ये द्वैत शासन में दो अधिकार बटे हुए हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास हैं। ऊपरी तौर पर नायब सूबेदार या नायब दीवान के माध्यम से भारतीय लोग ही प्रशासन संभाल रहे हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां कंपनी के पास हैं। तो आप समझिए कि रॉबर्ट क्लाइव, जिसके पास संपूर्ण भू राजस्व आ रहा है, जिसके पास सेना है, युद्ध संधियां, विदेश संबंध, सब कुछ उसके पास है, लेकिन सामान्य प्रशासन, विकास कार्य, लोगों को फौजदारी न्याय, इस मामले में उसने अपने आप को दूर रखा है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें संपूर्ण अधिकार कंपनी के पास है, लेकिन उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, और जिसका उत्तरदायित्व है कृषि कार्यों से लेकर के, विकास कार्यों से लेकर के, आंतरिक सुरक्षा से लेकर के फौजदारी न्याय देने तक का, यानी नवाब नजमुद्दौला का, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसमें अधिकार हैं लेकिन आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है, इसको आप अप्रत्यक्ष व्यवस्था भी कह सकते हैं। प्रश्न ये है कि क्लाइव ने यह व्यवस्था क्यों, क्लाइव ने सीधे सीधे अपने हाथ में शासन सूत्र क्यों नहीं लिया, अर्थात 1772 में जो हेस्टिंग्स के द्वारा किया जाएगा वो 1765 में क्यों नहीं हुआ। दो कारण महत्वपूर्ण हैं। पहला तो ये कि प्रशासनिक कठिनाई है। अभी शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास न तो अनुभव है, न उतने कर्मचारी हैं, तो इस वजह से वो भारतीयों पर निर्भर है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है भारतीय शक्तियां। अंग्रेज बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके अभी अन्य भारतीय शक्तियों को अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जैसे कि मराठों को। इसी वजह से वो सुजा से संधि कर रहे हैं, सुजा का राज्य वापस कर दे रहे हैं। कड़ा और इलाहाबाद के अलावा संपूर्ण राज्य सुजा का वापस कर दिया गया था। वो नहीं चाहते थे कि मराठे बंगाल तक पहुंच जाएं, तो अवध और इधर एक सीमा कड़ा और इलाहाबाद, मुगल सम्राट शाह आलम, तो शाह आलम और सुजा को वो एक बफर जोन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और यही कारण है द्वैत शासन का। हालांकि द्वैत शासन जो था 1765 से 1772 तक,
इस पूरे दौर में प्रशासन ठप हो गया। बंगाल का नवाब, जिसके जिम्मे आंतरिक सुरक्षा और फौजदारी न्याय वगैरह थे, उसके पास संसाधनों का अभाव था। भले उसको 53 लाख रुपए मिल रहे हों, लेकिन वो नवाब के अपने खर्चों और कुछ अन्य कार्यों में भी कम पड़ जाते थे। ठीक प्रकार से चूंकि सेना पर उसका नियंत्रण नहीं था, तो आंतरिक सुरक्षा मुश्किल हो गई। जो भी जेल के कर्मचारी थे, न्याय विभाग के कर्मचारी थे, उनको समय पर वेतन नहीं मिल पाता था। नतीजा भ्रष्टाचार। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि 1772 आते आते बंगाल निर्धन राज्यों की श्रेणी में आ गया। 1770 का भीषण अकाल हिंदुस्तान में पहले भी पड़ते थे, लेकिन उनका प्रभाव इतना भयानक हो सकता है, इसीलिए आगे चलकर के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कि ब्रिटिश राज में जो अकाल पड़े वो इतने भयावह क्यों थे, क्योंकि उसका कारण खराब ब्रिटिश नीतियां थी। तो बंगाल जो अंग्रेजों के लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, इस द्वैत शासन ने उस मुर्गी को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि वो मरने वाली थी। तो 1772 तक ये स्थिति चली, और जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा कि ये जो सरकार 1765 से 1772 तक थी, ये बंगाल में लुटेरों का राज्य था, डाकुओं की सरकार थी।